गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अजीत कुमार प्रजापति श्री विजय ITI बीकापुर फुलनपुर गाजीपुर से आज फीटर ट्रेड का सेकंड सेमेस्टर का लेथ मशीन का 2.3.95 अर्थात सेकंड सेमेस्टर का थर्ड मॉड्यूल और लेक्चर नंबर 95 जो नीमी के बुक से है। और इस चैप्टर का नाम है नोमेनकल्चर ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कटिंग टूल्स होता क्या है। कटिंग टूल्स क्या होता है? तो कटिंग टूल लेथ मशीन के अंदर यूज किया जाता है जो किसी सिलेंड्रिकल पार्ट के मेटल की फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे कटिंग टूल दो प्रकार से यूज किए जाते हैं, एक तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स और दूसरा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। तो पहले तो ये जान लेते हैं कटिंग टूल्स का जो मटेरियल होता है वो किस चीज़ का बना होता है। कटिंग टूल्स का जो मटेरियल होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। देखिए, दो प्रकार के कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में क्या होता है कि उसमें सिर्फ कटिंग करने वाला पॉइंट, कटिंग करने वाला बिंदु एक ही होता है। और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में क्या होता है कि कटिंग करने वाला जो टूल होता है, टूल जो होता है वो एक से अधिक होता है, अर्थात जिसके टूल्स का जो शार्प एज है, बोलेंगे जिसको, जैसे जो किनारे का एज है वो कई होता है। सबसे पहले देखिए, लेथ पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए कई प्रकार के लेथ टूल का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कार्य के अनुसार लेथ पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का भी प्रयोग किया जाता है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का यूज बहुत कम किया जाता है, जैसे ड्रिलिंग करने में, रिमर करने में, टैप करने में, डाई करने में, इन सब ऑपरेशन में ही मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का यूज किया जाता है। बाकी जहाँ पे हमारा जो मुख्य ऑपरेशन है, जैसे फेसिंग है, प्लेन टर्निंग है, स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग और भी टर्निंग है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का प्रयोग बहुत सारे ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। मैंने अभी बताया, टर्निंग, प्लेन टर्निंग, टेपर टर्निंग, स्टेप टर्निंग, थ्रेडिंग, etc। और यह जो टूल होता है यह किसका बना होता है? तो यह भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब आगे एक ये फिगर आपको दिख रहा होगा। इस फिगर का मतलब क्या है? इस फिगर का मतलब ये है कि जिस प्रकार से पेंसिल को नुकीला करने के लिए पेंसिल के ऊपर से छीलन को हटाते हैं, उसी प्रकार से किसी जॉब की फिनिशिंग करने के लिए जॉब के ऊपर से रफ सरफेस को हटाते हैं। यदि पेंसिल को नुकीला करना हो तो ब्लेड को पेंसिल से कुछ एंगल लेकर काटा जाता है, जिससे पेंसिल से छीलन उतरता है। और यदि पेंसिल और ब्लेड के बीच 0 अंश का कोण होता है तो पेंसिल से छीलन नहीं उतरती है। कहने का मतलब ये है, देखिए ये पेंसिल है और ये ब्लेड है, तो पेंसिल के साथ ब्लेड को लगाया गया है, लेकिन पेंसिल और ब्लेड के बीच में कोण जो है बिल्कुल 0 अंश रखा गया है। ये देखिए, ये ब्लेड का ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, तो ये पेंसिल के ऊपर लगाया गया है और इन ब्लेड और पेंसिल के बीच में बिल्कुल 0 डिग्री का एंगल बन रहा है।
जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम इस पेंसिल से छीलन हटाना चाहेंगे, पेंसिल को छीलना चाहेंगे तो इसे हम नहीं छील पाएंगे, क्योंकि इस ब्लेड को हमें कोई ना कोई एंगल देना पड़ेगा, इस ब्लेड का कोई ना कोई एंगल देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दूसरे फिगर में दिखाया गया है कि ब्लेड में एंगल दिया जा रहा है और इस एंगल को बोला जाता है क्लियरेंस एंगल। देखिए अगर हम थोड़ा भी एंगल देंगे तो क्या होगा कि एंगल देने से ये पेंसिल के छीलन उतरने लगेंगे। जैसे फिगर नंबर 2 में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एंगल दिया गया है, जिसके कारण ये पेंसिल के छीलन क्या हो रहे हैं, उतर रहे हैं और ये पेंसिल नुकीला हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेंसिल को छीलने के लिए ब्लेड और पेंसिल के साथ कुछ न कुछ एंगल होना चाहिए, जो आपको फिगर में दिख रहा है। तो एंगल होगा तभी हम पेंसिल से छीलन को उतार सकते हैं। उसी प्रकार से होता क्या है कि जब जाब की हम फिनिशिंग करते हैं, जाब की कटिंग करते हैं, जब हम फिनिशिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है कि टर्निंग करते समय जाब और कटिंग टूल्स के बीच कुछ ना कुछ एंगल उसमें भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम जाब की फिनिशिंग कर रहे हैं, उस समय हमारा एंगल 0 डिग्री हो जाए, तो जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो अभी हमने बताया कि जब ये टूल्स है और ये पेंसिल है, उसी प्रकार से जाब और कटिंग टूल्स के बीच यदि एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा कि कट नहीं पाएगा। ये जो हमारा जाब होगा ये कट नहीं पाएगा, जाब की फिनिशिंग नहीं हो पाएगी। आगे देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिन पार्ट्सों के बारे में आपको हम बताएंगे। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स है, देखिए। और इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में एंगल होते हैं। वो एंगल कौन कौन सा होता है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये फिगर दे देगा और ऐसे बना के दे देगा कि ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, ये एंगल को क्या बोलते हैं। आपको इसमें नंबरिंग दिख रहा होगा, नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे दिख रहा है, नंबरिंग 3 4 5 6। तो इस प्रकार से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में 6 एंगल होते हैं। ये हमने आपको दिखाया 6 एंगल। तो इस प्रकार से कटिंग टूल में 6 एंगल होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अप्रोच एंगल। अप्रोच एंगल किसको कहा जाता है? अप्रोच एंगल होता कहाँ पे है कटिंग टूल में? तो ये देखिए। और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछता है तो बिल्कुल इसी तरह का फिगर बना के और ये एंगल दर्शा के पूछेगा कि ये जो एंगल दिख रहा है इस एंगल का नाम क्या है, तो हम कहेंगे अप्रोच एंगल। आपको ये दिख रहा होगा, ये जो हमारा कटिंग टूल टेपर में दिख रहा है, इस टेपर को अगर हम सीधा यहाँ पे करेंगे तो इसके अनुसार यहाँ से कुछ एंगल बन रहा है। ये आपको दिख रहा होगा एंगल। ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको अप्रोच एंगल बोलेंगे। उसके बाद ट्रायल एंगल। ट्रायल एंगल सेकंड नंबर है। तो ट्रायल एंगल क्या होता है? ये देखिए, ये तो हमारा कटिंग टूल हो गया और कटिंग टूल के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा, ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, वो दिख रहा होगा ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक का जो हिस्सा है इसे ढका हुआ है, ऊपर से नीचे तक का जो हिस्सा है इसे हम बोलेंगे ट्रायल एंगल। इसके बाद तीसरा है टॉप रेक एंगल। टॉप रेक एंगल किसे बोलेंगे? तो नाम से ही पता चल रहा है, टॉप रेक एंगल अर्थात ऊपर का एंगल होगा। तो ये देखिए थर्ड नंबर पे ये आपको एंगल दिख रहा है, यहाँ पे तो आपको ये बिल्कुल ऊपर दिख रहा है। और इस साइड जो कटिंग टूल है देखिए इसकी अपेक्षा नीचे है, तो इसके हिसाब से कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे, और यही जो एंगल बन रहा है इसे बोलेंगे टॉप रेक एंगल। उसके बाद चौथा नंबर है साइड रेक एंगल। साइड रेक एंगल क्या होता है? तो साइड रेक एंगल, ये भी नाम से पता चल रहा है साइड का एंगल होना चाहिए। देखिए ये वाला आपको कुछ दिख रहा होगा ऐसे,
ये तो कटिंग टूल हो गया, और कटिंग टूल्स का जो आगे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है। तो इसकी अपेक्षा ये वाला जो पार्ट है इससे कुछ ये एंगल बना रहा है, जो ये आपको दिख रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल कुछ बन रहा है, उसी एंगल को यहाँ पे दिखाया गया है 4 नंबर पे, और इसका नंबरिंग 4 किया गया है। तो इसको हम बोलेंगे साइड रेक एंगल। इसके बाद फ्रंट क्लियरेंस एंगल। फ्रंट क्लियरेंस एंगल क्या होता है? फ्रंट मतलब आगे का। ये देखिए कटिंग टूल्स है और इसमें आगे का जो हिस्सा है, ये वाला आगे का हिस्सा है, इसे हम क्या बोलेंगे? फ्रंट क्लियरेंस एंगल। आगे आपको दिख रहा होगा ये, और ये आपको आगे दिख रहा है, और इसमें 5 नंबर ये दिखाया हुआ है। देखिए ये 5 नंबर दिख रहा है। तो आगे का भी जो कटिंग टूल्स है ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिख रहा होगा। देखिए ये वाला हिस्सा तो थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, और ये जो पीछे का इसका हिस्सा है, ये जो पीछे की लाइनिंग है इससे थोड़ा सा पीछे है। देखिए तो इस लाइनिंग की अपेक्षा ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग से और इस लाइनिंग के बीच कुछ एंगल बन रहा है, उसी एंगल को बोला जाएगा फ्रंट क्लियरेंस एंगल। फ्रंट मतलब आगे का। देखिए आगे का जो एंगल होगा वो फ्रंट क्लियरेंस एंगल होगा। इसके बाद साइड क्लियरेंस एंगल। तो साइड क्लियरेंस एंगल 6 नंबर पे है। अब साइड क्लियरेंस एंगल क्या है? तो 6 नंबर पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है इस साइड में, ये जो हमारा टूल का टेपर हिस्सा है, इस साइड में अगर हम इसको सीधा, ये हमारा मान लीजिए टूल सीधा रहता तो ऐसे आता, ऐसे आता, कुछ ऐसे। तो यहाँ से इसके बीच कुछ एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला जो एंगल है साइड वाला, तो इस साइड वाले एंगल को हम कहेंगे साइड क्लियरेंस एंगल। अब देखिए क्वेश्चन इसी में से पूछता है, ये फिगर दे देगा और पूछेगा कि इसमें से साइड रेक एंगल कौन सा है। साइड रेक एंगल तो अभी हमने बताया कि साइड वाला जो एंगल होता है वो साइड रेक एंगल। टॉप रेक एंगल तो टॉप वाला दिख रहा है। उसके बाद पूछ सकता है फ्रंट क्लियरेंस एंगल, तो आगे वाला जो ये एंगल है। इस तरह से हम 2-3 बार देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि कौन सा एंगल कहाँ पे होना चाहिए, मतलब किस साइड का कौन सा एंगल है और उसका नाम क्या है। ये जब 1-2 बार देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इसके बाद मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स और उनके यूज। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स क्या होता है? जिसमें जो शार्प एज होता है, शार्प एज का मतलब शार्प अर्थात नुकीला भाग जो होता है वो एक नहीं होता है, कई होते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स मतलब कि शार्प एजों की संख्या अधिक होती है इसमें, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या होता है, शार्प एज की संख्या 1 होती है। तो देखिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स, तो ये समझ में आ गया कि इसमें इसके जो शार्प एज होंगे वो कई होंगे। और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो ड्रिल करने के लिए, रीमर करने के लिए, टेप करने के लिए, डाई करने के लिए। और ये आपको दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 2.1.61 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब आप इस बुक में सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट मॉड्यूल में और 61 लेक्चर देख सकते हैं। और फिर इसी तरह से ये है, इस बुक में आप देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल का 67 लेक्चर। फिर टैप वाला देखेंगे कि टैप ऑपरेशन जो होता है वो कैसे होता है, और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का यूज कैसे किया जाता है, तो वो दिखाया गया है 2.1.70 अर्थात दूसरा चैप्टर का पहला मॉड्यूल और 70 लेक्चर। फिर डाई वाला भी देख लेंगे 71वां लेक्चर में है। इसके बाद चलते हैं हैंड चेजर। हैंड चेजर क्या होता है? देखिए हैंड चेजर तो हैंड चेजर होता क्या है? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हैंड चेजर क्या होता है। तो हैंड चेजर एक ऐसी डिवाइस होती है जो थ्रेड की फिनिशिंग करते समय कम मात्रा में मटेरियल को हटाता है। अर्थात
जब हम थ्रेडिंग कर लेते हैं तो थ्रेडिंग करने के बाद थ्रेडिंग के ऊपर कुछ मटेरियल लगा होता है। थ्रेडिंग कर लेते हैं तो थ्रेडिंग करने के बाद थ्रेड के ऊपर जो थ्रेड होता है उसके ऊपर, जैसे ये मान लीजिए थ्रेड है, इसके ऊपर कुछ मटेरियल लगा होता है। तो इस मटेरियल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड चेजर का यूज करते हैं। इस मटेरियल को हटाने के लिए हैंड चेजर का यूज करते हैं, तो इसी को हैंड चेजर बोला जाता है। अब देखिए ये थ्रेड कटा हुआ है। इस थ्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले कि ये थ्रेड का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोला जाता है, क्रेस्ट बोला जाता है। थ्रेड का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और थ्रेड का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ये जो दिखाया गया है, इसे क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। तो अब समझ में आ गया, थ्रेड के ऊपर का हिस्सा जो है उसे क्रेस्ट बोलेंगे और थ्रेड के अंदर का जो हिस्सा है उसे रूट बोला जाएगा। और ये चेजर दिखाया गया है, हैंड चेजर। हैंड चेजर के द्वारा हम थ्रेडिंग के ऊपर से कैसे मटेरियल को हटाते हैं उसको देखेंगे आगे। तो हैंड चेजर तो हमने बता दिया। अब हैंड चेजर कितने प्रकार के होते हैं? हैंड चेजर जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक्सटर्नल थ्रेड चेजर और दूसरा इंटरनल थ्रेड चेजर। एक्सटर्नल थ्रेड चेजर क्या होता है? ये नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल थ्रेड चेजर मतलब बाहरी का, थ्रेड के बाहर का, मतलब बाहरी थ्रेड का क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। जैसे ये जो दिख रहा है एक्सटर्नल थ्रेड चेजर, इससे क्या होगा कि थ्रेड के बाहरी हिस्से का फिनिशिंग करेंगे। और जब हम इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं, अर्थात किसी पाइप में या किसी होल में इंटरनल थ्रेडिंग किया जाता है, तो उसकी भी तो सफाई करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैंने पाइप के अंदर थ्रेडिंग कर दी, तो पाइप के अंदर जब थ्रेडिंग कर दी तो पाइप के अंदर की थ्रेडिंग करने के बाद उसमें कुछ मटेरियल लगा होता है। इंटरनल थ्रेड के अंदर भी मटेरियल लगा होता है, तो उस मटेरियल को हटाने के लिए हम इस चेजर का यूज करेंगे, इंटरनल थ्रेड चेजर। जो आपको ये फिगर में दिख रहा है इंटरनल थ्रेड चेजर का फिगर है, इसको हम अंदर लगाएंगे, पाइप के अंदर लगाएंगे और लगा के हाथ से सफाई करते हैं। अब आगे देखिए हैंड चेजर कैसे बना होता है। कंस्ट्रक्शनल फिगर्स, ये कैसा होता है और कैसा बना होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो आपको फिगर दिख रहा होगा, ये हैंड चेजर का। और हैंड चेजर के द्वारा कैसे थ्रेड की फिनिशिंग की जाती है। ये पहले से थ्रेड कटा हुआ है और इसकी फिनिशिंग हो रही है, देखिए। तो ये लेथ मशीन में इसको बांध कर और इसका यूज कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो देखिए ये तो है थ्रेड, ये थ्रेड वाला हिस्सा है और ये जो आपको दिख रहा है ये टूल पोस्ट है। लेथ मशीन में मैंने टूल पोस्ट बताया है, तो इस टूल पोस्ट में चेजर लगा हुआ है, ये चेजर है। तो इस चेजर का नाम क्या है, एक्सटर्नल थ्रेड चेजर। अभी हमने बताया क्योंकि ये बाहर से लग रहा है, देखिए। तो ये चेजर लगा हुआ है और इस टूल के द्वारा ऐसे बांधा होता है जिसका नाम होता है चेजिंग रेस्ट, देखिए। और इस टूल पोस्ट में हम क्या करते हैं, इसे बांध देते हैं। उसके बाद ये हमारा वर्क पीस है, अर्थात जिसकी फिनिशिंग करनी है, जिस थ्रेड की फिनिशिंग करनी है वो वाला थ्रेड है ये। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लेथ मशीन में इसको लगा के टूल पोस्ट में टूल को लगा देते हैं। टूल को लगा देते हैं तो यहाँ पे चेजर लग जाता है। अब इस चेजर की सहायता से ये थ्रेड जब घूमता है तो ये चेजर की सहायता से क्या होता है, थ्रेड की फिनिशिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है अच्छी तरह से। अब इसमें होता क्या है कि इसका आकार कैसा होता है ये भी पूछता है। तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की तरह बना होता है। आपको ये दिख ही रहा है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। रेक्टेंगुलर ये है
और क्रॉस सेक्शन की तरह बना हुआ है, तथा इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो किस मटेरियल का यूज होता है। ये वाला जो हमारा टूल्स है, हैंड चेजर है, ये किस चीज़ का बना होता है, तो स्टील मटेरियल का बना होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि हैंड चेजर जब हम लेथ मशीन के अंदर लगाते हैं, जो हैंड चेजर और थ्रेड की फिनिशिंग करते हैं, तो वो जो हैंड चेजर होता है किस मटेरियल का बना होता है, स्टील का बना होता है। इसके बाद अगर हम थ्रेड की फिनिशिंग कर लेते हैं, तो थ्रेड की फिनिशिंग करने के बाद हमको अगर ओवर साइज चेक करना हो कि थ्रेड की फिनिशिंग कहीं ओवर साइज तो नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, रिंग गेज का यूज करते हैं। अगर इस थ्रेड की साइज को हमें चेक करना हो कि ये ओवर साइज तो नहीं हो रहा है, तो हम किस चीज़ का यूज करते हैं, रिंग गेज का यूज करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि थ्रेड के ओवर साइज को चेक करने के लिए या थ्रेड के आउटर साइड को चेक करने के लिए किस गेज का यूज किया जाता है, तो आप बताएंगे रिंग गेज का यूज किया जाता है। इसके बाद होता क्या है कि कम सामर्थ्य मटेरियल की थ्रेडिंग करने के लिए, अगर कम सामर्थ्य की मटेरियल है, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा थ्रेड है इसकी सामर्थ्य कम है, तो कम सामर्थ्य की थ्रेडिंग करने के लिए हम इस चेजर का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो डाई होल्डर का यूज करते हैं। अब डाई होल्डर क्या होता है, डाई होल्डर आपको दिख रहा है ये फिगर में, ये देखिए, डाई होल्डर में क्या होता है, एक होल्डर होता है और इसमें क्या होता है, सर्कुलर थ्रेडिंग होल, फिर होता है सिक्योरिंग बोल्ट, अर्थात इस बोल्ट को जब हम टाइट करते हैं तो यहाँ से सिक्योर हो जाता है। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो ये देखिए, डाई होल्डर का यूज टेल स्टॉक में किया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा डाई होल्डर बॉडी, ये डाई होल्डर बॉडी है। हम इसमें क्या करते हैं कि डाई होल्डर को इसके अंदर लगा देते हैं और डाई होल्डर बॉडी को हम टेल स्टॉक के द्वारा क्या करते हैं, टेल स्टॉक के द्वारा उसे जोड़ देते हैं। अर्थात टेल स्टॉक में हम क्या करेंगे, इस डाई होल्डर बॉडी को, टेल स्टॉक का जो सेंटर होता है, सेंटर को निकाल के और इस डाई होल्डर बॉडी को हम क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे। क्योंकि टेल स्टॉक का जो स्लीव मैंने बताया था, स्लीव के अंदर टेपर होता है ना, उस टेपर में अगर हम इस डाई होल्डर को डालेंगे, डाई होल्डर की बॉडी को डालेंगे, तो उस टेपर में ये आसानी से चला जाता है। और जब आसानी से चला जाता है तो इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे डाई होल्डर को लगा देते हैं। यहाँ पे आपको होल दिख रहा है, ये इसमें हम डाई होल्डर को लगा देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि डाई होल्डर अब टेल स्टॉक में क्लैंप हो जाता है। उसके बाद टेल स्टॉक का जो क्लैंपिंग वाला बोल्ट होता है उसे टाइट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जाब को घुमाते हैं, जाब को जहाँ से टाइट किए रहते हैं वहाँ से घुमाते हैं और फिर स्पिंडल की गति को चेंज करके अपना थ्रेडिंग की फिनिशिंग करते हैं। तो ये हो गया डाई होल्डर। अब देखिए, ये जो हमने चैप्टर बताया, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है ये देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स क्या होता है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में जो शार्प एज होते हैं वो एक होते हैं। मैंने अभी बताया कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स में शार्प एज की संख्या एक होती है और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स में शार्प एज की संख्या अधिक होती है, एक से अधिक होती है। 2, 3, 4 ऐसे कर सकते हैं, मतलब कि एक से अधिक होती है तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स बोलेंगे। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन या
ड्रिलिंग ऑपरेशन या रिमर ऑपरेशन का यूज कौन से पॉइंट कटिंग टूल से करेंगे, कौन से कटिंग टूल से हम ड्रिलिंग या रिमर का ऑपरेशन करेंगे, तो हम बताएंगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि हैंड चेजर क्या है। हैंड चेजर क्या है? तो हैंड चेजर मैंने अभी बताया कि हैंड चेजर एक ऐसी डिवाइस है जो थ्रेडिंग के ऊपर का मटेरियल, थ्रेडिंग करने के बाद जो उसके ऊपर मटेरियल बचा होता है उसकी फिनिशिंग करने के लिए, ये देखिए हैंड चेजर क्या है, थ्रेडिंग करने के बाद थ्रेड के ऊपर जो मटेरियल लगा होता है उस मटेरियल की फिनिशिंग करने के लिए हैंड चेजर का यूज किया जाता है। जैसे मैंने ये भी बताया था कि हैंड चेजर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल थ्रेड चेजर और इंटरनल थ्रेड चेजर। अब इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्रेस्ट और रूट क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थ्रेड के अंदर जो थ्रेड होता है उसमें क्रेस्ट क्या होता है, रूट क्या होता है। तो ये देखिए, ये थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर वाला हिस्सा मैंने बताया क्रेस्ट है, और थ्रेड के अंदर का जो हिस्सा है उसे क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। और कभी कभी इसमें यह भी पूछा जाता है कि थ्रेड में पिच क्या होता है, पिच। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, तो ऊपर वाले हिस्से का अगर हम बिल्कुल मीडियम में लेते हैं, मिडिल में लेते हैं, बिल्कुल बीच में लेते हैं, तो इस ऊपर वाले हिस्से का भी अगर हम बीच में लेते हैं तो इसके बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। या हम नीचे से भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसके बीच से हम लिए, यहाँ से लेना स्टार्ट की दूरी, तो ये दूसरे वाले थ्रेड के भी उसी स्थान पे लेना पड़ेगा। जैसे ये दूसरा वाला थ्रेड है तो इसके भी बीच में हम यहाँ तक दूरी लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्रेस्ट और रूट तो मैंने बता दिया। अगला एक इसमें कन्फ्यूजन क्वेश्चन ये आ सकता है, वो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आपका रहेगा कि थ्रेड की कट की ओवर साइज को मापने के लिए किस गेज का यूज किया जाता है। थ्रेड की कट की ओवर साइज को मापने के लिए किस गेज का यूज किया जाता है। ऑप्शन रहेगा फीलर गेज, दूसरा पिच गेज, तीसरा रिंग गेज, चौथा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन एक बार और बता दे रहे हैं, फीलर गेज, पिच गेज, रिंग गेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिंग गेज, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब थ्रेड की ओवर साइज को चेक करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, रिंग गेज का यूज करेंगे। थ्रेड की ओवर साइज को चेक करने के लिए किसका यूज करेंगे, रिंग गेज का यूज करेंगे। और थ्रेड की पिच को मापने के लिए किसका यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमको मापना है तो इसमें पिच गेज का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, इसके बाद अगला चैप्टर टूल सिलेक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट रिक्वायरमेंट, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। सो थैंक्स।